वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, आप एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं या अपने पुराने पीसी को अपग्रेड कर रहे हैं जिसमें आपको रैम को अपग्रेड करने की जरूरत है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि DDR3 रैम लगाएं या DDR4 रैम लगाएं, कौन सी रैम बेटर रहेगी, दोनों रैम्स में क्या अंतर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूं कि एक्चुअल में रैम होती क्या है और कौन सी रैम हमको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल कंप्यूटर गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, DDR1 है वो 2000 में आया था। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि कंप्यूटर चलाना काफी भारी हो गया था। तो DDR रैम के आने से पहले कंप्यूटर अभी भी SD रैम नाम की कोई चीज इस्तेमाल करते थे। यह SD रैम बहुत धीमी थी क्योंकि ये एक बार में सिर्फ एक डेटा भेज सकती थी, जिससे कंप्यूटर अटकते थे और जब हम कुछ खोलने की कोशिश करते थे, कुछ ओपन करने की कोशिश करते थे तो उनका लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए DDR रैम को बनाया गया जो पिछली रैम के मुकाबले 2 गुना डेटा भेज सकती थी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि कंप्यूटर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए, जिसमें डेस्कटॉप पर 184 पिन और लैपटॉप पर 200 पिन होते थे। अब आप इस स्टिक के बीच में बने इस नोच से इसको पहचान सकते थे। इसकी स्पीड 200 से 400 मेगाहर्ट्ज तक थी, जो हर सेकंड 3.2 GB तक बैंडविड्थ देती थी। ये सबसे पहले इंटेल पेंटियम 4 और AMD एथलोन प्रोसेसर वाले पीसी में दिखा। DDR1 मॉड्यूल्स आमतौर पर 2N प्रीफेस बफर का इस्तेमाल करके हर एक बाइट पर मैक्सिमम आउट होते थे, जो इंटरनेट ब्राउज करने, ऑफिस का काम करने और डूम जैसे हल्के गेम खेलने के लिए काफी था। लेकिन DDR1 में एक प्रॉब्लम थी। यह लगभग 2.5 से 2.6 वोल्ट पर चलता था, जो रैम के लिए बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता था, इसलिए यह ज़्यादा गर्मी भी पैदा करता था। इसलिए जब रैम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो आपका कंप्यूटर क्रैश या फिर फ्रीज हो सकता है। और इससे भी बुरी बात यह है कि DDR1 विंडोज़ मिलेनियम एडिशन के ज़माने में था, जो अब तक सबसे खराब और सबसे अनस्टेबल विंडोज वर्जन है। अब रैम अधिक गर्म होने की वजह से न सिर्फ कंप्यूटर्स क्रैश होते थे, बल्कि विंडोज मिलेनियम एडिशन के प्रोग्राम में भी अक्सर एरर आते थे। अब DDR2 रैम DDR1 के अपग्रेडेशन के तौर पर 2003 और 2004 में आया था। इसकी स्पीड बेसिक वेरिएंट के साथ लगभग 400 मेगाहर्ट्ज से लेकर हायर एंड वर्जन के साथ 1066 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच गई और बैंडविड्थ लगभग 8.5 GB प्रति सेकंड। और हर रैम स्टिक पर 2 गीगाबाइट से 4 गीगाबाइट मेमोरी सपोर्ट करता था। डेस्कटॉप के लिए पिन काउंट 240 और लैपटॉप के लिए 200 तक बढ़ गया। इसने इंटेल कोर 2 डू और शुरुआती AMD फेनोम बिल्ड जैसे मिड 2000 सिस्टम को पावर दी। इतनी रैम के साथ अब कंप्यूटर सिस्टम एक ही टाइम में मल्टीपल प्रोग्राम खोल सकते थे। लेकिन सिर्फ स्पीड ही नहीं बदली, हर रैम जनरेशन में नोच की जगह भी अलग होती गई। DDR2 के मामले में DDR1 से साफ तौर पर अलग दिखाने के लिए नोच को बीच में कर दिया गया था। इससे भी जरूरी बात यह है कि DDR2 सिर्फ 1.8 वोल्ट वोल्टेज ही कंज्यूम करता था। इसका मतलब है कि यह DDR1 के मुकाबले कम पावर इस्तेमाल करता था और कम गर्मी पैदा करता था। लेकिन भले ही DDR2 ज़्यादा तेज था, उस समय यह बहुत महंगा था, इसलिए कीमत और परफॉर्मेंस के मामले में DDR2 DDR1 के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था। अब यदि किसी ने सच में DDR1 से DDR2 रैम में अपग्रेड भी किया तो उसको एक नया मदरबोर्ड भी लेना पड़ा, जो उस रैम जनरेशन के साथ कंपेटेबल हो जिसे वे इस्तेमाल कर सकें। इसलिए उस समय कुछ लोगों ने अपग्रेड ना करके DDR1 को ही इस्तेमाल करना जारी रखा था। अब DDR3 2007 में आया था। अब इस रैम जनरेशन के आने से आम लोगों के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया था। वो इसलिए हो गया था क्योंकि इसकी पावर कंजप्शन सिर्फ और सिर्फ 1.5 वोल्ट तक कम हो गया था, जो कि बहुत बढ़िया है। तो न सिर्फ कंप्यूटर ज़्यादा ठंडे चलते थे, बल्कि लैपटॉप की बैटरीज भी ज़्यादा लंबे समय तक चलती थी। DDR3 भी 800 से 2133 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से चलता था, जिससे बैंडविड्थ 17 GB प्रति सेकंड से ज़्यादा हो गई। पिन काउंट 240 पर रहा, लेकिन नोच फिर से शिफ्ट हो गया।
और इसकी मेमोरी कैपेसिटी 4 GB से 16 GB प्रति स्टिक थी, जिससे यह हल्की फोटो एडिटिंग, गेमिंग और ज़्यादा वजन वाले मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा था। लेकिन DDR3 की एक सबसे खास बात ये थी कि इसने ड्यूल चैनल प्रणाली स्टार्ट की। इस फीचर से काम करना ज़्यादा क्विक लगता है, क्योंकि 2 रैम स्टिक डेटा को एक के बजाय बहुत तेजी से मूव करती है। और इतना ही नहीं, ये ड्यूल चैनल उन कंप्यूटर के लिए भी बहुत काम का है जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ड्यूल चैनल रैम होने से जो विजुअल स्मूथनेस है बेहतर होगी, और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ गेमिंग करते समय ज़्यादा FPS भी मिलने लगा। लेकिन ड्यूल चैनल रैम के बारे में एक साइड नोट है कि जब हम ड्यूल चैनल रैम यूज़ करते हैं तो हमको एक ही कंपनी की, एक ही स्पीड की और एक ही साइज़ की रैम लेनी होगी। यानी कि ये कंडीशन रखी गई कि दोनों स्टिक सेम ब्रांड और सेम स्पीड की होनी चाहिए। हालांकि बाद में लोग यूज करने लगे, ब्रांड अलग अलग हो गए, लेकिन स्पीड वहाँ पे सेम होनी चाहिए दोनों स्टिक की, तो ही हम अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। अदरवाइज परफॉर्मेंस में कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं ले सकते। और ये सिर्फ DDR3 पर ही लागू नहीं होता, ये DDR4 और DDR5 पर भी लागू होता है कि आप यदि सेम स्पीड की रैम नहीं लेते हैं, चाहे ब्रांड आपने बेशक से चेंज कर लिया हो, तो उस स्थिति में सब कुछ अपने आप सबसे कम स्पीड पर चलने लगेगा। और अगर आप बायो मेनू में रैम स्पीड को मैनुअली बदलने की कोशिश करते हैं तो आपका सिस्टम बाद में अनस्टेबल हो सकता है या क्रैश हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया, आप अलग अलग ब्रांड की रैम स्टिक भी मिला सकते हैं जिसकी स्पीड एक जैसी हो, लेकिन कभी कभी इससे रैंडम एरर या अस्थिरता हो सकती है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड अलग अलग मेमोरी चिप या इलेक्ट्रिक सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बात यह है कि ड्यूल चैनल वाला DDR3 पहले से ही बहुत अच्छा था, लेकिन यह उस जमाने में परफेक्ट नहीं था, क्योंकि फास्ट DDR3 के साथ भी 2007 में कंप्यूटर चलाने में भारी लगते थे। और इसका कारण रैम नहीं था, इसका कारण था उस जमाने में कंप्यूटर सिस्टम विंडो विस्टा का इस्तेमाल करते थे, जो कि एक बहुत बदनाम विंडो है, क्योंकि ये रैम और पावर जैसे बहुत ज़्यादा सोर्स इस्तेमाल करता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विस्टा ने एरो इंटरफेस नाम का एक नया 3D ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन इस्तेमाल किया था। अब ये अच्छा और मॉडर्न दिखता था, बट इससे कंप्यूटर सिस्टम लैगी और स्लो लगने लगते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस जमाने के पॉपुलर गेम्स जैसे क्राइसिस भी बहुत भारी थे। तो आखिर में DDR3 का स्मूथ परफॉर्मेंस, जिसके बारे में मैंने शुरू से बताया था, कुछ साल बाद विंडोज 7 के आने के बाद ही दिखा। DDR4 2014 में आया और ये मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए मौजूदा स्टैंडर्ड बन गया, जो सिर्फ 1.2 वोल्ट्स पर चलता था। पिन काउंट बढ़कर 288 हो गया और आप इसे DDR3 के मुकाबले इसके चौड़े शिफ्टेड नोड से पहचान सकते थे। ये आमतौर पर लगभग 2400 मेगाहर्ट्ज से 3600 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पर चलता है और हर स्टिक पर 8 से 128 GB तक के बड़े साइज को स्टोर करता है। इसने DDR4 को वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रीमिंग, AAA गेम्स खेलने और भी बहुत कुछ के लिए बहुत अच्छा बना दिया। और क्योंकि DDR4 इतना कैपेबल था, इसलिए अपने रिलीज टाइम के आधार पर सबसे लंबे समय तक रहा। ये इतना आम हो गया कि लोग बस इसे इस्तेमाल करते रहते। साथ ही पिछली DDR जनरेशन के उलट, जिन्हें अपने समय में कुछ प्रॉब्लम थी, DDR4 असल में अपने ज़माने के अलग अलग प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अच्छी तरह से काम कर सकता है। और प्रोग्राम की बात करें तो आज ऐसे रैम स्टैंडर्ड है जिन्हें हम सभी को उन प्रोग्राम को चलाने के लिए जानना ज़रूरी है, जैसे वेब ब्राउजिंग और ऑफिस का काम। इस प्रकार के रोजाना के कामों के लिए कम से कम 8 GB रैम चाहिए, लेकिन आजकल 8 GB रैम रखने की सलाह नहीं दी जाती, खासकर इसलिए क्योंकि गूगल क्रोम जैसे कुछ प्रोग्राम बहुत ज़्यादा रैम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए असल में आप ज़्यादा से ज़्यादा शायद 2 या 3 सॉफ्टवेयर ही खोल सकते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग के लिए 16 GB रैम को हम एक सही मात्रा कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप AAA गेम खेल रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, और ये आमतौर पर सिस्टम की ज़रूरत में लिखा होता है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम सच में इतने भारी होते हैं। जहाँ तक 32 GB की बात है, ये प्रोग्रामिंग या इंजीनियरिंग जैसे भारी काम के लिए सही है। यदि आपको AAA गेम खेलना पसंद है, चैटिंग करना पसंद है, स्ट्रीमिंग करना पसंद है, तो ये भी बेहतर है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ज़्यादा रैम होने का मतलब हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस होता है,
इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक लिमिट तक ही। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक हैवी गेम खेलते हैं जिसके लिए हमें कम से कम 12 GB रैम की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ 8 GB रैम के साथ चलाते हैं तो ये टेक्निकली मुमकिन है, लेकिन हमें उसका FPS कम मिलेगा। और अगर हम 12 GB रैम के साथ चलाते हैं तो ये स्मूथ लगेगा क्योंकि हमने सिस्टम की ज़रूरत पूरी कर ली है। लेकिन अगर हम 16 GB रैम के साथ चलाते हैं तो इससे उसके FPS लगभग नहीं बढ़ते हैं क्योंकि सिस्टम में पहले से ही काम करने के लिए काफ़ी मेमोरी है। ये सबसे पहले इंटेल स्काईलेक प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ और बाद में राइजन सिस्टम के साथ स्टैंडर्ड बन गया। DDR5 2021 में हैवी वर्कलोड परफॉर्मेंस के लिए टॉप टीयर रैम के तौर पर आया। यह सिर्फ 1.1 वोल्ट पर चलता है, अभी भी 288 पिन के साथ। लेकिन DDR4 के साथ मिक्स होने से रोकने के लिए नोड्स फिर से शिफ्ट हो गए। ये 4800 मेगाहर्ट्ज से 9600 मेगाहर्ट्ज तक की बहुत ज़्यादा स्पीड पर चलता है, जिसमें हर मॉड्यूल्स की बैंडविड्थ 38 GB प्रति सेकंड से ऊपर शुरू होती है, जिसमें 8.6 या 32 GB प्रति स्टिक से बड़ी मेमोरी कैपेसिटी होती है और बढ़ती जाती है। सर्वर मॉड्यूल्स 512 GB तक पहुंच सकते हैं, जो 3D रेंडरिंग, 4K वीडियो एडिटिंग और बेशक हाई एंड गेमिंग जैसे मुश्किल कामों के लिए काम का है। हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप और कई गेमिंग पीसी इसी रैम का इस्तेमाल करते हैं। वजह आसान है क्योंकि DDR5 की परफॉर्मेंस DDR4 के मुकाबले कहीं बेहतर है। अगर हम उसी सेटअप के साथ डिमांडिंग गेम खेलते हैं तो DDR5 इस्तेमाल करने पर हमें हमेशा बेहतर FPS मिलता है। एक और बात जो DDR5 को खास बनाती है वो ये है कि इसके चिप के अंदर ECC या एरर करेक्टिंग कोड नाम का एक फीचर होता है। यह फीचर रैम में छोटी मोटी डेटा गलतियों को अपने आप ढूंढकर ठीक कर सकता है। तो असल में ये लंबे या भारी वर्कलोड के दौरान रैंडम डेटा एरर को रोकता है। इसे सबसे पहले इंटेल के एल्डर लेक और AMD के राइजन 7000 ने अपनाया था। हालांकि इन सभी फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ DDR5 रैम वो काफ़ी महंगी पड़ती है और रोजाना के आम कामों के लिए DDR4 वैसे ही काफ़ी है। तो DDR1 से DDR5 तक का सफ़र यही है। हर कदम पर ज़्यादा स्पीड, कम वोल्टेज, ज़बरदस्त बैंडविड्थ और ज़्यादा कैपेसिटी। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।